ह्यूज राउंड ऑफ वेलकम एवरीबॉडी टू अ स्पेशल इंटरव्यू ऑन बॉलीवुड लाइव। आज हमारे साथ है बहुत ही बड़े दिग्गज कलाकार। इनको देख देखकर हम सब बड़े हुए, चाहे वो टीवी पे हो, फिल्मों में हो। और आज भी अगर ये डांस के 2 स्टेप दिखाएंगे तो ऋतिक रोशन से लेके शाहिद कपूर तक सबका होश उड़ जाएगा। सो वेलकम जावेद जाफरी सर। ह्यूज थैंक यू। टू यू। हाँ, तुमने कुछ ज्यादा बोल दिया यार। ये सब अभी आजकल के जनरेशन के लोग हैं, उनका एनर्जी लेवल कहीं और है। बट थैंक यू फॉर द लव एंड अप्रिसिएशन। थैंक Love you a lot, sir. I've been grown up watching Boogie Boogie and your movies also. And you are still, when it comes to energy, जब भी आप परफॉर्म करते हो सर, आज भी आपके फिल्म्स में, आपके रोल्स में हम वही एनर्जी देखते हैं। जैसे कि कूली नंबर 1 में आपने जो सदाशिव आम्रपुरकर का जो रोल, साहब का जो रोल है, आपने जैसे अपने शेड्स लाए, अपने नुआंसेस लाए, अपने ऐसा लग रहा है कि वो कैरेक्टर को एकदम अलग कर दिया, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि लोगों ने सब कूली नंबर 1 देखा है, उनको कुछ अलग देखना है। तो सर वो जी। कैरेक्टर आपने कैसे अप्रोच किया कि उसको अलग भी करना है लेकिन साथ में आपको उसका एसेंस भी मेंटेन करना है? देखिए, कहानी जो है वो तो सेम रहेगी ऑब्वियसली। तो डेविड भाई ने बेसिकली वही डिसाइड किया था कि पंडित पंडित रहेगा, लेकिन पंडित की जो एक बेसिकली जबान है और बोलने का अंदाज है वो अ, एक न्यूट्रल रहेगा हिंदी में, एक हिंदुस्तानी बोलने वाला जो पंडित है। दूसरा कैरेक्टर जो बनता है वो हमने ऐसा डिसाइड किया कि लेट्स गो इन अ साउथ इंडियन कैरेक्टर। और वो डेविड भाई पर्सनली खुद काफी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। तो विग कौन सी पहनेंगे, मुच्छी कौन सी लगाएंगे, चश्मा कैसा पहनेंगे। तो वो मिलजुल के आई थिंक एक कंसेंसस हुआ कि ये लुक रखते हैं। एक लुक टेस्ट किया था हमने। और बोलने का स्टाइल तो वो भी थोड़ा सा उनको क्लैरिटी चाहिए थी कि भाई किस तरह से। तो वो भी मैंने बताया कि इस टाइप में कुछ करेंगे, तो वो हो गया। और फिर ऑब्वियसली इम्प्रोवाइज थोड़ा बहुत। तो जब एक बार आप सेट पे आते हैं, गेटअप में आते हैं और सीन में आते हैं, तो एक कुछ और हो जाता है, इट टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो या सो इट इज डिफरेंट जो सदाशिव साहब ने किया था। वो रोल वही है, लेकिन इसका एक अलग शेड है। सर आई थिंक सो इम्प्रोवाइजेशन जो है वो आपके करियर का काफी बड़ा हिस्सा रह चुका है, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। क्योंकि आपके काफी रोल्स में हमने कुछ हमेशा कुछ डायलॉग्स याद आता है या कुछ हल्के से कोट्स याद आ जाते हैं। इसमें आपका कितना योगदान है और राइटर और डायरेक्टर का कितना हुआ करता था? ये देखिए, फाउंडेशन तो स्क्रिप्ट होती है जो राइटर और डायरेक्टर करते हैं। थोड़ा बहुत एक्टर को, देखिए, राइटर ने स्क्रिप्ट लिख दी, कैमरामैन ने लाइटिंग कर दी, एडिटर ने एडिट कर दिया, डायरेक्टर ने आपको कह दिया क्या करना है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने कपड़े पहना दिए, म्यूजिक डायरेक्टर ने म्यूजिक बना दिया, सिंगर ने गाना गा दिया। तो आप क्या कर रहे हैं? तो आपका ये फर्ज बनता है एज एन एक्टर कि आप इन सब चीजों को आप नेक्स्ट स्टेप पे एज एन एक्टर अपने परफॉर्मेंस में आगे कैसे ले जा सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये आपका होमवर्क भी होना चाहिए कि आप आ, एक जब कैरेक्टर बनते हैं तो आप क्या बन रहे हैं, आप बोलेंगे कैसे, आपका आपकी चाल ढाल कैसे होगी। आ, एक एक कैरेक्टर की एक सोच होती है कि किस तरह से ये मूव करेगा, इसके एक्सप्रेशन में अगर कुछ बदलाव होंगे या नहीं। बिकॉज फिर वही तो होता है एक्टर। फिर मतलब अगर आप हर फिल्म में अगर मैं ऐसे हंसता हूँ और मैं बोलूं कि मैं इस ऐसे भी मैं हंस रहा हूँ, उसमें मैं, तो फिर मजा क्या है? फिर आप कभी कभी आप जब तक चेंज ना करें, इवन ये छोटी चीज जैसे आप हंसते हैं, तो लाइक कभी कभी कोई लोग तो अब इफ यू कैन एज एन एक्टर, कि हर एक आदमी का एक अलग अंदाज होता है ना। एक आप रियल लाइफ में भी देखेंगे तो सब लोग थोड़ी सेम हंसते हैं या सेम तरीके से रोते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए, और मैं ट्राई करता हूँ कि अगर जितना कुछ ला सकते हैं हम, नॉट जस्ट इन कॉमेडी, इवन सीरीज में अगर आप कुछ एज एन एक्टर, तो ये आपका काम है, जिम्मेदारी है आपकी एज एन एक्टर। तो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू, एंड सर रिजल्ट इज। सर ऑन सेट आई एम श्योर कि कूली नंबर 1 जब आई थी आपने भी काफी बार देखा ही होगा। इट्स अ वेरी लव फिल्म। हम टीवी रीरन्स पे आज भी काफी उसको रिसेप्शन मिलता है। तो जब जी। सेट जब आप गए थे,
व्हाट वाज द अप्रोच सर ऑफ डेविड साहब की वो नए जमाने के लिए ये कुली नंबर वन और वो पेश करने के लिए वो क्या सोच रहे थे, एंड ऑल्सो द अप्रोच ऑफ वरुण एंड सारा टू इंश्योर दैट दे डू नॉट कैरिकेचर गोविंदा एंड करिश्मा कपूर. नहीं, बट ये जिम्मेदारी तो डेविड डेविड भाई की है, बिकॉज एज अ डायरेक्टर ही इज द कैप्टन एंड ही हैज टू से कि भाई ये ग्राफ पकड़ते हैं, इसको नहीं करते हैं. तो उनके बारे में तो मैं नहीं बात कर सकता हूँ, बिकॉज जो डेविड भाई ने इंस्ट्रक्शन वरुण को दिए या सारा को दिए वो इज बिटवीन देम. मुझे बेसिकली मेरा यही था कि ही गेव मी अ लॉट ऑफ लीव है कि भाई आप ये है, इसके डायलॉग हैं, ये स्क्रीन है, ये स्क्रिप्ट है. तो जो मैं करता था यूज टू से हाँ ये अच्छा है, नहीं फिर लग रहा है ये इतना नहीं करते, इसको ये ऐसा नहीं करते, इसको रहने देते, ये करते हैं. तो वो ऑब्वियसली एज एन एक्टर वो जरूरी है हमारे लिए भी कि अगर मेरी कोई सोच है, मैं इस तरह कर रहा हूँ, तो डायरेक्टर की एक सोच होती है कि उसको कैरेक्टर किस तरह से वो देख रहा है, वो डायरेक्टर, बिकॉज वो सारे कैरेक्टर्स को देख रहा है, उसको सारे कैरेक्टर का ग्राफ पता है, बिकॉज इट्स लाइक एन 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 a conductor or an arranger in music. Okay, was the bass has to play like this, the guitar has to play this, the trumpet has to play here, the chorus has to sing here. He sees the entire graph. वो bass player को सिर्फ bass मालूम है, वो अपना bass बजा रहा है. So similarly in actor, I am playing my character, but he has to think कि वो character, ये इसका सुर इधर है, तो दूसरे का सुर यहाँ होना चाहिए, सबका सेम सुर भी नहीं होना चाहिए. तो कहाँ सेम होना चाहिए, कहाँ, तो दैट इज अ डायरेक्टर जॉब एंड दैट इज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. और पूरी फिल्म का जो सुर है वो बिगड़ सकता है अगर डायरेक्टर ये समझ के ना चले कि हाउ आई हैव टू orchestrate this symphony orchestra of actors. So I think that's a huge responsibility. Or you say David Bhai, especially in this particular space, in comedy and entertainment, he's really a master and he's understood that. और इसको कंटेम्प्रेरी किया है ऑब्वियसली, बिकॉज उसका जो रेलिवेंस होगा, ये कहानी सेम है, कहानी तो शिफ्ट नहीं होगी, बिकॉज फाउंडेशन ही कहानी है कि भाई वो एक आदमी ने एक आदमी को इंसल्ट करके भेज दिया और फिर एक दूसरे आदमी ने एक लड़के को बोला चल तू ये बन जा और हम इस आदमी को इसकी बेटी से तू शादी करना. और फिर उनका एक अलग स्टोरी, किस तरह से वो लड़का खुद आगे बढ़ता है और किस तरह से वो लड़की के प्यार में एक्चुअली हो जाता है और फिर कहानी कैसे आगे बढ़. तो ये जो चीजें हैं फाउंडेशन वही है, लेकिन कंटेम्प्रेरी कर दिया कि आज का रेफरेंसेस इंटरनेट हो गया या सोशल मीडिया हो गया, या पॉलिटिकल आज के जो हैं जैसे अंबानी हैं या मोदी हैं या ट्रम्प हैं, ये रेफरेंसेस ले लिए. तो ये जो चीजें इनकॉर्पोरेट की हैं जो आज की ऑडियंसेस रिलेट करेंगी. आई थिंक दैट्स द वे. यू कांट change the story, but the presentation and the language will change. So your career, it's from the time you have worked with stalwarts yourself when you had started out. आपने धर्मेंद्र जी के साथ काम किया, देवानंद साहब के साथ काम किया, लश्कर तहलका में, और अभी आप वरुण सारा के साथ काम कर रहे हैं. ऑलमोस्ट सीमिंग लाइक अ पासिंग ऑफ द टॉर्च. आप उस टाइम से लेकर इस टाइम तक इतने सालों से हम आपको देख रहे हैं. सर, कुछ when you had started out with these stalwarts compared to now the younger generation who is with you as a stalwart yourself, कुछ difference है sir the approach of the younger generation as opposed to when you were starting out? Is there some difference you see? No, see the point is उस वक्त हर इंसान के हाथ में फोन नहीं था और इंटरनेट नहीं था, और इससे बहुत फर्क पड़ जाता है. उस वक्त जब सेट पे आते थे तो सेट पे थे, फोकस सेट था, एक्टर्स थे, को एक्टर्स थे, डायरेक्टर था. अभी क्या, बिकॉज फोन आ गया है तो शॉट खत्म हुआ, लोग फोन लेके बैठ गए. सो इट्स लाइक देयर इज अ शिफ्ट इन दैट. देयर वाज मोर इंटरएक्टिविटी देन पहले, बिकॉज हम मेरी जंग में मुझे याद है नूतन जी थी, अमरीश पुरी साहब थे. तो नूतन जी का कभी कभी काम नहीं होता था, लेकिन वो रूम में या तो सेट पे बैठी रहती थी, अपना किताब पढ़ती हैं, बाकी लोगों के सीन चल रहे हैं, बट बैठे हैं वहां पे. देव साहब खास तौर पे, देव साहब वाज अ यूनिक पर्सनालिटी. देव साहब लश्कर की शूटिंग में मुझे याद है, वो उस वक्त मेकअप वैन होती नहीं थी. आजकल जो मेकअप वैन्स हो गई है ना, हाँ ये एक अलग दिस ऑल्सो या शिफ्ट, बिकॉज उस वक्त तो अगर हम आउटडोर शूटिंग करते थे तो छतरी के नीचे सब बैठ जाते थे. देयर वाज नो मेकअप वैन्स एज सच. मेकअप रूम होते थे सिर्फ स्टूडियोज में. जहाँ आउटडोर शूटिंग होती थी तो वहां ऐसे
छतरी बीच अम्ब्रेला लगी हैं, कुर्सियां लगा के बैठ गए सब लोग। सो इंटरएक्टिविटी ज्यादा होती थी। अब क्या, एवरीबडी गोज बैक टू द मेकअप रूम्स और द मेकअप वैन्स और द फोन्स। सो दैट थोड़ा कम हो गया है। यू नो, एंड देव साहब नेवर लेफ्ट द सेट। देव साहब, उनका सीन भी नहीं होता था तो सेट पे बैठे रहते थे। कम ऑन गाइस, करो, लेट्स गो, एकदम इतनी एनर्जी थी, इट वाज अमेजिंग मैन। सो दैट, धर्म जी ऑल्सो सेट पे बैठते थे। तहलका में जब हमने शूटिंग की थी, आउटडोर करते थे तो सब सेट पे बैठे रहते। तो ये थोड़ा फर्क आया है, ऑब्वियसली देयर इज अ शिफ्ट बिकॉज द वर्किंग स्टाइल हैज चेंज, बट द प्रोफेशनलिज्म है, they are still the same, they are still professional, they are in fact much more professional also now, because the business has become uh, much more on a corporate level. So these things have streamlined in a way, and उस वक्त कई लोग एक साथ 10-15 पिक्चरें करते थे। आज तो एक साथ एक एक्टर एक ही फिल्म करता है। ये ये प्रोग्रेस हुआ है। सर, करियर ग्राफ आपका स्टार्टिंग से एक साथ काफी यादगार फिल्में आई थी। आपकी सबसे पहली फिल्म भी इट्स अ वेरी मेमोरेबल, प्रॉब्ली वन सुभाष घाट बेस्ट फिल्म, मेरी जान। उसका लश्कर, 100 डेज, 100 डेज, एक और पिक्चर था संजय दत्त रवीना के साथ, वो भी काफी जीना मरना तेरे संग। जीना मरना तेरे संग। तो sir, you were Jagdeep's son, okay? Which is Oh, I am. yes, I'm sorry. Yeah, you are Jagdeep's son. I'm sorry about that. Which is a big thing because sir, he is also a legend. तो when you came in the industry, आज मैं आपका पहले इंटरव्यूज करता रहा सर, इसमें आपने भी आपका स्ट्रगल वगैरह के बारे में काफी कुछ बोला है। So being Jagdeep's son, sir, how were the struggles? Because लोग आजकल nepotism पे इतनी बातें करते हैं, but I don't think so that was ever a push for you. I think so you also had to face a lot of struggle, right? Yeah, because मैंने तो, मुझे जो सुभाष जी ने कास्ट किया वो मेरे फादर से कोई ताल्लुक ही नहीं था। He wanted a brilliant dancer for that role. So I was selected for the asset जो मैं था उस वक्त, डांस आई वन ऑल इंडिया डांस चैंपियनशिप जीता था वगैरह वगैरह। तो वो मुझे अप्रोच किया गया था उनके ऑफिस के थ्रू समबडी आई न्यू कि भाई मिलना चाहते हैं। इट वाज दैट, इट वाज नथिंग टू डू कि मेरे फादर ने मिलाया किसी से। और अगर देखो यार, इवन इन रियल लाइफ कोई ना कोई तो किसी न किसी को किसी से मिलाता है ना। ये चाहे वो रिश्ते में हो या ना हो, आपको किसी ने मिलाया, आपने बोला यार मुझे उससे मिलना है, मिला दे, किसी ने मिला दिया, आपका वहां काम हो गया, क्योंकि आपके टैलेंट पे होगा फाइनली काम ना। ऐसे तो कोई नहीं लेगा कि हाँ इसने मिलाया तो इसको मुझे काम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। कोई 15 करोड़ या 10 करोड़ ऐसे ही टाइम पास के लिए, रिश्ते बनाने के लिए कोई फिल्म में नहीं लगाएगा। अगर आपको लगेगा कि ये बंदे में थोड़ा कुछ पोटेंशियल है, और इवन फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, लाइक ओके दे मे थिंक इनिशियली कि भाई ठीक है भाई, ये धर्मेंद्र साहब के बेटे हैं और ये सुनील दत्त साहब के बेटे हैं, लेकिन उनमें जब तक दम नहीं होगा, कितना, एक फिल्म, दो फिल्म, उसके बाद तो सस्टेन करना पड़ेगा ऑन देयर ओन पर्सनालिटी एंड ऑन देयर ओन टैलेंट, यू नो। सो वो तो ऑडियंस डिसाइड करती है ना। तो नेपोटिज्म कहाँ से हो गया? वो तो ऑडियंस अगर बोले कि बकवास है, भगा यहाँ से, पिक्चर फ्लॉप कर देगी, तो कौन लेगा उनको? ऑडियंस पिक्चर हिट करती है तो डिमांड होती है ना कि भाई इनको लो, ये पिक्चर हिट हुई है, पब्लिक ने पसंद किया है इनको। वेयर इज नेपोटिज्म गॉट? अब किसी के भी भाई हो, बेटे हो, बहन हो, अगर आप में दम नहीं है, टैलेंट नहीं है, फाइनल डिसाइड तो ऑडियंस करती है। वो बोलेगी नहीं चाहिए, बकवास, हट, हट तो हट, तो गया, फिनिश। इनफैक्ट सर, कुछ टाइम पहले मैं निजाम से बात कर रहा था एंड he had told me a very nice thing when he worked with Sanjay Leela Bhansali sahab. Right. In fact, it was only because Sanjay ji did not even know that he was, when he could call him that he was your son. It was because he was his classmate or something like that way. Yeah. Yes, and you had told him that ये तो बहुत कमाल हो गया, आज तक मुझे संजय जी ने कभी कॉल नहीं किया। Yeah. ये एक आपने बोला था। So Yeah. even with this is concerned, so एक narrative बन गया है कि लोग सबको एक ही साचे में slot कर रहे हैं, because you also had no hand to play in his career if you go to see. नहीं देखो यार, ये आजकल तो ये बस एक हर एक के हाथ में फोन आ गया है, हर एक आदमी टेक्स्ट करके कुछ भी बोल सकता है। वो नेपोटिज्म, ये बस मीडिया में बस कुछ बात करनी है, फैलाने, नेपोटिज्म, ये तो पहले से चल रहा है, यू नो। संजय दत्त जब आए थे, या सनी देओल जब आए थे, या कुमार गौरव जब आए थे,
आप और कौन थे अब बड़े स्टार्स के बच्चे जो आए थे, आई डोंट ऋषि जी, कपूर ऋषि हाँ कपूर ऋषि कपूर साहब आए थे, बट दे केम फ्रॉम अ फैमिली। ऋषि कपूर साहब भी राज कपूर साहब के थे, राज कपूर साहब पृथ्वीराज कपूर साहब के बेटे थे। जी जी आप बोलेंगे नेपोटिज्म, अरे नहीं यार, अगर वो बंदा, अब आप कोई डॉक्टर है, उसके बच्चा डॉक्टर बनता है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसमें नेपोटिज्म नहीं होता है। नहीं उसमें नहीं हाउ इज दैट? आई मीन दैट आई डोंट अंडरस्टैंड यार। कोई डॉक्टर के बेटे को आप नहीं बोलोगे नेपोटिज्म, ये भी डॉक्टर बन गया, ऐसा कैसा? अरे भाई ठीक है, उसने पढ़ाया अपने बच्चे को, वो उस माहौल में पला बढ़ा, जिस माहौल में एक बच्चा पलता बढ़ता है तो अफिनिटी हो जाती है उस प्रोफेशन की तरफ। You know, obviously you're watching films all the time, you start liking films and you feel I'm good at it, maybe I can, do it. And then even if your father makes a film for you and says, but the father will think, that you're good, यस that's why he'll make a film for you. And why not? If a father opens a dispensary for his son as a doctor, तो कोई नहीं बोलता नेपोटिज्म, नहीं यू नो। या कोई पॉलिटिशियन अपने बेटे को बोलता तू पॉलिटिक्स में आ जा, तब तो कोई नहीं बोलता नेपोटिज्म, बता बात है so but you have to be good in your job in the end. That's the final word is you have to be good and people have to accept you. If they reject you, you're gone, finished. सर कूली नंबर वन के ट्रेलर आने के बाद और जो गाने आए ये जो मम्मी कसम गाना है ये काफी लोगों को पसंद आया, लेकिन उसके बाद सर थोड़ा बैकलैश आया था ट्रेलर को लेकर और गाने को लेकर। ये जब आप लोग ने देखा वो यू आर टेकन अ बैक कि आप लोग ने Yeah, सोचा what was the backlash? I don't know. बैकलैश वाज दैट सर I've not been connecting for a few days. ओके सर द बैकलैश वाज दैट कि सब लोग यही बोल रहे थे कि गोविंदा जैसे वरुण धवन बिल्कुल नहीं कर सकते, करिश्मा जी जैसे बिल्कुल नहीं कर रहे, रीमेक बनाने की जरूरत ही क्या थी, और बॉलीवुड इज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, क्यों बना रहे ऐसे, ऐसा बैकलैश आया था। अरे यार बॉस, अभी आप गाने देखो, इतने गाने रीमिक्स हो रहे हैं, जी यू नो, इवन अब्रॉड हम्म, रीमिक्स कर रहे हैं, डब वर्जन, हिप हॉप वर्जन, हर जगह तो रीमिक्स तो हो रहा है। तो रीमिक्स इज एज गुड एज मेकिंग अ फिल्म, रीमेकिंग अ फिल्म। A remix of a song is like remaking a film. Either you do it well or you don't do it well. There's nothing wrong in remaking a film. I mean, it's okay. If somebody wants to remake a film which was a good story and they want to tell the story again, कि भाई ठीक है, उसको contemporary करके हम एक बार फिर से बनाते हैं उसको, तो nothing wrong. I think एक हॉलीवुड में भी लोग करते हैं, लोगों ने किए, फिल्में बनाई हैं, चार्ली एंड द you know. चॉकलेट फैक्ट्री और कितनी सारी ऐसी हाँ चीजें। हाँ, अब केप फेयर बनी थी, फियर एंड दो तीन और भी बनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो टार्जन बनते रहती है, तो आई मीन ड्रैकुला बनते रहती है। तो आई डोंट थिंक ऑनेस्टली, देखिए, अच्छा बनाए, दैट ऑल, इट ऑल डिपेंड, आपने अच्छी बनाई या बुरी बनाई, रीमिक्स अच्छा किया या बुरा किया। बैकलैश हाउ, व्हाई डू यू वांट टू कंपेयर? भाई गोविंदा एक एक्टर थे, बहुत कमाल के एक्टर थे, उन्होंने अपना काम किया। वरुण धवन है, वो भी बहुत अच्छा पोटेंशियल, वेरी गुड एक्टर, वो एक अपना काम करे। वो आप ये क्यों कर रहे हो कि वरुण धवन तो ये नहीं बोल रहे ना खड़े होके कि नहीं मैं तो गोविंदा हूं, जी वो बिल्कुल। वरुण धवन है। अगर वरुण धवन बोले मैं गोविंदा की कॉपी कर रहा हूं और मैं गोविंदा हूं, अब आप मुझे तोलो कि मैं गोविंदा अच्छी, जैसे मैं माइकल जैक्सन को कॉपी कर रहा हूं, और अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो लोग मैंने बकवास कर रहा है। लेकिन अगर मैं अपना आपका खुद कर रहा हूँ, माइकल जैक्सन से इंस्पायर्ड, प्रभुदेवा फॉर गुड एग्जाम्पल, यस प्रभुदेवा इंस्पायर्ड बाय माइकल जैक्सन, लेकिन उसने अपना कुछ कर लिया बना के, जी सो यू नॉट सेइंग कि वो आपने माइकल जैक्सन बुरा किया, वो नहीं बोल रहा कि मैं माइकल जैक्सन कर रहा हूँ, आई एम इंस्पायर्ड बाय माइकल जैक्सन। So Varun Dhawan may be inspired from Govinda, but Varun Dhawan is bringing his own style or his own touch to it. So don't compare it. It's a wrong thing to compare and say कि भाई ठीक है, अगर लोगों को लगता है कि नहीं वो मुझे बेहतर लगा, आपकी चॉइस, गुड इनफ। Final question before leaving, because I had loved you in Mary Jung. Honestly, I've got a DVD and all at home. थैंक यू, थैंक यू, So, थैंक I loved you in Mary Jung. Sir, when it was offered to you, एक proper villain, एक काफी कमीने टाइप का villain था उसमें. It was not at all. There was no redeeming quality in your character at all. यू। So, राइट। तो कभी आपको सर लगा था कि स्टार्टिंग में आप ऐसे रोल कर रहे हो, कुछ हिचकिचाहट हुई कि ये नहीं, बाद में हुई, बाद में समझ आया, बाद में समझ आया कि मुझे शायद वो रोल अगर मैं नहीं करता उस वक्त, तो आई प्रोबेबली वुड हैव बीन अ लीड एक्टर, बिकॉज आई हैड ऑल द प्री रिक्विजिट, जो कहते हैं ना कि ठीक है, देखिए हिंदी फिल्मों में सॉन्ग एंड डांस जो होता है, नाच गाना, वो हीरो करता जी है, विलन नहीं करता है, जी तो ये माइंडसेट है और ये दैट्स हाउ इट इज, चला आ रहा है।
अभी थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त विलन डांस नहीं करता, वो सुभाष जी का एक विजन था। जावेद साहब और सुभाष जी ने सोचा कि नहीं, हम एक लड़का रखते हैं जो है बहुत ही चार्मिंग और बहुत अच्छा डांस करता है, एंड ही इज वेरी सुआव एंड सोफिस्टिकेटेड, लेकिन ही इज एन इविल गाय, इज अ बैड गाय। तो वो वन ऑफ हो गया, लेकिन बाकी फिल्मों में तो आप नहीं कर सकते थे ना। जी तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ा हो गया था कि लोग एक माइंडसेट लगा है, सुभाष भाई ने इनको विलन लॉन्च किया है, तो फिर अभी हम इसको हीरो कैसे ले सकते हैं, तो एक वो माइंडसेट ब्लॉक हो जाता है कि नहीं, ये तो विलन है। तो विलन है तो फिर डांस नहीं कराओगे तो फिर इसका बेस्ट एसेट आप यूज नहीं कर रहे हो। तो या देयर वाज, थोड़ा हुआ था, ठीक है, आई डोंट थिंक अबाउट इट टू मच, जस्ट मूव ऑन। तहलका में 35। आपने इतना अच्छा हीरो, आई मीन तहलका यू आर अ हीरो, इवन इट्स या दैट वाज अ बिग हिट, a good या copy of Where Eagles Did, pretty very या good copy of Where Eagles Did. या उसके या बाद से तो फिर it should not have that problem. हाँ, बट वो देखिए, अब वो पता नहीं यार, मे बी एज अ बिजनेसमैन में अच्छा नहीं था, मेरा पीआर अच्छा नहीं था, पीआर किया तो डरना क्या। तो वो प्रोबेबली, या तो आई वाज वीक इन समथिंग ऑन दैट लेवल, काम में तो मैं कम नहीं था। बिल्कुल हाँ, शायद बिजनेस और पीआर में हो सकता है कि आपका मैनेजमेंट वगैरह वगैरह जो भी है, या आपकी किस्मत में नहीं होता कुछ। तो दो चीजें होती हैं। तो वट एवर इट वॉज, आई डोंट थिंक अबाउट इट टू मच। एंड लश्कर की, जवानी जिंदाबाद की, वो फिर आएगी की, 100 days की, but they were all, like you said, second leads, you know. Jajantram Amantram was there, but that was a central character. Uh, yeah, नहीं हुआ यार, ठीक है। and yes, बट ठीक है, इट्स नेवर टू लेट, आई थिंक आई एम स्टिल ओके टुडे। आज तो 40, 50, 55 के लोगों के लिए कहानियां बन रही हैं और वो लीड प्ले कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट, आई एम स्टिल पॉजिटिव। yes sir, wonderful talking to you। और आपने जो भी रोल किया, हम सब ने सारे रोल से हमने उतना ही प्यार किया, so it's been amazing talking to you sir। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, And थैंक यू। also before leaving, I would just because I got a chance to tell this to Mizan, so I never got a chance to speak to you. So I just offer my condolences because it's been we lost a legend, and so just offer Thank you. condolences. Thank you so much. Thank you for the love. Yeah, and he gave 70 years to the industry, and he gave us, and now I'm giving Mizan. So whatever we can give back, and what has been taught is, आप जो दे सकते हैं, do your best. आप अपने काम 100% अपने काम में मेहनत करिए, और आप ऑडियंस की तरफ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज एन एक्टर, और आप फुल फोकस और अटेंशन से, और जितना नया क्या कर सकते हैं आप, ये आपका काम, ये आपकी जिम्मेदारी एज एन एक्टर। सो आई थिंक दैट्स, ये हमारे फादर ने हमको सिखाया, आई पास इट ऑन टू मीजान। सो लेट्स सी। थैंक यू, Sir, मुझे भी आपसे ये सीख मिली आज। Wonderful थैंक यू, to you, and थैंक all यू, the best for all your future projects, sir। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू टू। Thank you, sir। थैंक यू, Bye। थैंक यू, थैंक यू।